नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देश की राजधानी दिल्ली, कहा जा रहा है कि जो लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं उन पर पैसों की बारिश हो रही है। यानी कि दिल्ली जो है कमाई का पावर हाउस बनता जा रहा है और देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये देखना होगा कि राजधानी से कौन सा एक राज्य है जो केवल आगे निकला है। तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ये जानकारी दिया गया है। देखिए, दिल्ली की कितनी है प्रति व्यक्ति आय, और कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे नंबर पर देश में पहुंच चुका है। और एक राज्य जो वो आगे है वो कौन है, इसको समझने की बात यहां पर होगी। देखिए, दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही यहां के लोगों की आय भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है और इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ही बातें लिखी गई है लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने की बातें की गई है। यानी कि अगर देखेंगे तो दिल्ली क्या एक छोटा सा शहर है ना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन समय के साथ जो है पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ता गया, क्योंकि दिल्ली में देश के तमाम हिस्सों से लोग बेहतर जीवन यापन के लिए, अध्ययन के लिए, मेडिकल सेवाओं के लिए आते रहे। बहुत सारे लोग यहीं पर बस गए, तो पॉपुलेशन तो यहाँ पर बढ़ना था ही। तो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। अब उसके कुछ कारण कहे गए हैं। कारण यहाँ पर समझिए, दिल्ली में क्या है कि शहरी क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। शहरी क्षेत्र का जैसे जैसे जिस भी एरिया में विस्तार होगा, शहरीकरण होगा, तो जाहिर सी बात एक बात समझ लीजिए कि कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसकी संख्या घटेगी, उसका क्षेत्रफल घटेगा, उसकी हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में घटेगा। तो शहरी क्षेत्र में क्या देखा जाता है कि आपको औद्योगिक इकाइयाँ अधिक लगती हुई नजर आएगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो 3 आयाम हैं उसमें से पहला छोड़ दें, एग्रीकल्चर छोड़ दें, तो एग्रीकल्चर से आगे बढ़ते हुए जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी, इस पर ज़्यादा जोर होता है। और ये दोनों सेक्टर ऐसा है जो रोजगार भी अधिक देता है, अधिक पैसा भी कमा करके देता है, और पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे या जीडीपी की बात करेंगे, इन सभी को ये बढ़ा देता है। तो दिल्ली में ये देखा गया, खास करके दिल्ली की अगर बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे एक समय दिल्ली कहा जाता था, लेकिन अब समय के साथ देखेंगे इसमें एनसीआर आ गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, यही इसका पूरा नाम है। यानी कि दिल्ली के इर्द गिर्द के तमाम क्षेत्र जो हैं धीरे धीरे इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अब इस पर क्या क्या कुछ रिपोर्ट कहा गया है, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्हीं कारणों की वजह से दिल्ली 3 सबसे संपन्न राज्यों में शामिल हो गया है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है 4.93 लाख रुपये है। यानी कि मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय दिल्ली में क्या पहुँच चुका है, 5 लाख। पर कैपिटा इनकम की बात की गई है, ठीक है। अब समझ सकते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अगर देश के स्तर पर देखेंगे, जो नेशनल इनकम होगा उसका आप डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, ऐसे समझिए। पर कैपिटा इनकम अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी नेशनल इनकम होगा उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसके संख्या बढ़ते जा रही है और इसमें वृद्धि नहीं होता जा रहा है, तो पर कैपिटा इनकम आपका कम होगा। लेकिन यहां पर देखा जाए कि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन इनकम उससे तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो पर कैपिटा इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देश के स्तर पर। अगर राज्य के स्तर पर करेंगे तो इस नेशनल के जगह पर आप स्टेट जोड़ दीजिए। उस राज्य का जो इनकम है और उस राज्य का जो पॉपुलेशन है, जो स्टेट का पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड कर दीजिए और उस स्टेट का यहाँ पर जो है वो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के जब यहाँ पर यह कहा गया है पर कैपिटा इनकम को लेकर के, तो दिल्ली में 4.93 लाख पर कैपिटा इनकम हो गया, यानी कि 5 लाख के आसपास। अब इससे आगे केवल एक ही राज्य है और वह राज्य जो है नन्हा सा छोटा सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य पड़ता है सिक्किम। सिक्किम बेहद खूबसूरत जगह है और निश्चित तौर पर कहा जाता है कि सिक्किम के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हमेशा से ज़्यादा रही है और सिक्किम में जो प्रति व्यक्ति आय है वो दिलचस्प है, वो 5.87 लाख है, तकरीबन 6 लाख के आसपास है। तो दिल्ली उससे बस पीछे है, नहीं तो सिक्किम बस वहाँ आगे। हालांकि छोटा सा स्टेट है तो ये बात समझ में आता है कि छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन कम है और इनकम ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ ही जाएगा। ये भी यहाँ कर सकते हैं। अगर दिल्ली के पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर मामला अलग हो जाएगा, फिर तो दिल्ली ही नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ के चलिएगा। वर्ष 2022-23 में गोवा दूसरे स्थान पर था, तो सिक्किम भी छोटा, गोवा भी छोटा, ठीक है। हालांकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दिल्ली भी छोटा, लेकिन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से दिल्ली
निश्चित तौर पर बड़ा स्थान रखता है। पिछले 2 वर्षों से उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है जो गोवा कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे आगे है, इसके बाद कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी आप जानते हैं कि काफ़ी पर कैपिटा इनकम वहाँ का रहता है। वर्ष 11-12 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो 3.5% थी। 2011-12 की बात की जा रही है, प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है। अब यह 1% से भी कम रह गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मोटे तौर पे समझ लीजिए, जिस भी शहर का, गांव का, देश का एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी गिरेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर बढ़ते जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से हट करके हम सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पर जाते हैं तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि एक प्रचंड बेरोजगारी आपने पढ़ा होगा, वो होता है कि 1 एकड़ जमीन को अगर यहाँ पर बुआई के लिए 4 ही आदमी चाहिए, 4 पर्सन चाहिए, लेकिन 2 व्यक्ति और भी उस घर में हैं तो वो दोनों भी आपको दिखेंगे कि वही काम में लगे हुए। दरअसल ये दोनों नहीं भी रहते तो यही 4 काम कर लेते, लेकिन ये 2 लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। ये दिख नहीं रहा कि ये दोनों बेरोजगार हैं, लेकिन काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हैं बेरोजगार। यानी कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मैन पावर मिला हुआ है। मामला समझ में आ रहा है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये प्रॉब्लम होता है। इस वजह से अगर यही इंडस्ट्री में रहता तो ये 4 अलग काम कर रहे होते, ये 2 व्यक्ति अलग काम कर रहे होते, एक ही जगह इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस वजह से उसकी हिस्सेदारी बढ़ता भी जाता है। तो ये चीजें समझ के चलिएगा, ठीक है। अब देखिए, निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वह लगभग अभी भी दिल्ली में 13% बना हुआ है, तो ये अच्छा कंडीशन है। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो वह 83.4% से बढ़कर के 86.3% हो गया। तो देखिए, जो सेकेंडरी है निर्माण का वह लगभग 13% बना हुआ है। 3 से घट करके अगर आप देखेंगे 3.5 से वो 1% से भी कम रह गया। तो ये जो 3.15 से घटा ना, ये इधर नहीं गया है, निर्माण क्षेत्र में नहीं गया सेकेंडरी में, ये कहाँ है? टर्सरी में, सर्विस सेक्टर में आ गया। तो इसीलिए 83.4% से बढ़कर के 86.6% हो गया है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, विनिर्माण क्यों नहीं, निर्माण सेक्टर में इसीलिए नहीं कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां पर आप लीगली कारखाना नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है। आप गुरुग्राम में लगा लीजिए, आप नोएडा में लगा लीजिए, लेकिन प्रॉपर दिल्ली में मुश्किल है आपके लिए, गाजियाबाद जाइए। तो इस वजह से ये लगभग बराबर है, समझ में आ रहा है। और इससे घटेगा, अगर ये नहीं उस तरह के रहता, लॉ फॉर्म नहीं रहता तो यहाँ भी ये बढ़ता, लेकिन ये घट करके सीधा यहाँ पर सर्विस सेक्टर तक पहुँच गया है। मामला समझ में आ रहा है। इससे लोगों की आय निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य जो है जहां की जनसंख्या अधिक होने के साथ ही उद्योग को भी बढ़ावा मिला है, इसके बाद भी वो प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली से पीछे बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.4 गुना अधिक है, 2.5 गुना अधिक, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी के निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में 7% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय में 7% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छा आंकड़ा इसे माना जाएगा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। यह राष्ट्रीय औसत से कुछ अभी कम है और इसे बढ़ाने के लिए सेवा व पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पॉल्यूशन करता है। कहा जाता है कि पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली की इकोनॉमी में थोड़ा सा ब्रेक लगता है। अगर वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो और भी दिल्ली का जो है वह कल्याण हो जाएगा। रिपोर्ट में सिर्फ जो है पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। अब पंजीकृत औद्योगिक इकाई समझ रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे काम है ना जो व्यवहारिक तौर पर हम समझते हैं कि जो रजिस्टर नहीं है लेकिन वो काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है, ये भी समझना होगा। यहाँ आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध औद्योगिक इकाइयाँ चल रही है। रेजिडेंशियल एरिया में अब देखेंगे लगातार कहा जा रहा है कि एनओसी लेना, तो रेजिडेंशियल एरिया में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन दिल्ली में चल रहा है। खास करके देखिए, ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो सब देखेंगे, बहुत सारे ऑफिस आपको आपके गली मोहल्ले में नजर आ जाएगा, वहाँ अलाउ नहीं है लेकिन हो रहा है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो शायद दिल्ली का वो सिक्किम से आगे भी जा सकता है। तो ठीक है, तो इन्हें औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और अधिक मदद मिलेगा। तो सरकार लगातार इन चीज़ों को लेकर के कोशिश कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये देखने को मिले कि ये जो अवैध रूप से या रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, इसको कन्वर्ट किया जाए, स्थानांतरित किया जाए। दिल्ली सरकार ने इसी सप्ताह स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट घोषित किया है। ये बूस्ट करेगा दिल्ली के इकोनॉमी को, है ना। अगले 10 वर्षों में दिल्ली को इनोवेशन हब बनाने का रखा गया है और कहा गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि हम R&D पर काफ़ी जोर देने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को लेकर के, और खास करके निजी भागीदारी
भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने का निर्णय लिया गया। खास करके देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पीपीपी मॉडल है, अपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके माध्यम से विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए निजी भागीदारी को बुलाया जा रहा है। और खास करके दिल्ली के पास एक और चीज है, वो क्या है? पर्यटन सेक्टर। अगर पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा किया जा सके, इसके लिए अलग से पॉलिसी तैयार किया जा सके, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं रोजगार देने के लिए। और इसीलिए देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने इस बात को लेकर के घोषणा किया है कि वह पर्यटन क्षेत्र को लेकर के अलग से पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही है। तो ये आने वाले समय में दिल्ली के जीडीपी को और भी अधिक उठाएगा। तो हम लोग को इसका इंतजार है, जब आएगा अगले साल हो सकता है तब तक आ जाए। जीडीपी में 11वें स्थान पर दिल्ली है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर कहा जाए यहाँ पर, तो दिल्ली पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर दिल्ली का जीएसडीपी, चूंकि यहाँ पर एस क्यों स्टेट को लेकर के बात किया जाएगा, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर है उसके लिए जीडीपी बोलते हैं, लेकिन वहां पर अगर हम स्टेट को लेकर के कहेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3,43,798 करोड़ रुपया था, ये 2011-12 में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो समय के साथ इसमें जो है वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। और स्थिर मूल्य पर देश में शक्कर घरेलू उत्पाद अगर देखा जाए तो दिल्ली के जीएसडीपी के योगदान में गिरावट की बात भी दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर के कुछ मामलों में बेहतर करने की कोशिश हुआ है। कुछ चीजें जो दिल्ली में अभी अव्यवस्थित है, यदि उसको सही किया जा सकता है तो आने वाले समय में बेहतरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य जो हैं उसको समझते हैं। लाख रुपए में प्रति व्यक्ति आय कहा गया है। टॉप के कुछ स्टेट 5 के देखते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि वह सिक्किम, देखिए यहाँ पर छोटा सा नन्हा सा स्टेट पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में 7 और प्लस ये एक जो आ जाता है उसका भाई छोटा सा सिक्किम में मैंने क्या कहा था कि 5.87 लाख है, सभी आंकड़ा लाख में है, तो जाहिर सी बात है 6 लाख के आसपास। दिल्ली में तकरीबन 5 लाख के आसपास। गोवा में जो है वह 4.5। गोवा पहले दूसरे नंबर पे हुआ करता था, अब दिल्ली और गोवा पीछे हो गया है। चंडीगढ़ मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे आगे है, चंडीगढ़ जो है उसके पीछे है, तकरीबन 4 लाख का है। तेलंगाना जो है, ये आश्चर्यचकित वाला करने वाला है कि तेलंगाना का जो है मामला वो 3.56 जो है पर कैपिटा इनकम है। लेकिन तेलंगाना का फायदा क्या हुआ है ना कि आंध्र प्रदेश इससे अलग हो गया। तो जो हैदराबाद है, आर्थिक गतिविधि का पूरा केंद्र आंध्र प्रदेश का क्या था? हैदराबाद था। अब हैदराबाद किसके से मिल गया? तेलंगाना को। और आंध्र प्रदेश की राजधानी नई अमरावती बनने वाली है। मामला समझ में आ रहा है, जिसको लेकर के केंद्रीय बजट में 14,000 करोड़ रुपया जो है दिया गया आंध्र प्रदेश को। तो कुल मिलाकर के देखेंगे इसका हैदराबाद साथ जाने का फायदा तेलंगाना को हुआ है और इसीलिए 3.56 लाख पर कैपिटा इनकम है। दूसरी बात, जो ये आंदोलन चल रहा है, ये भाषा वगैरह को लेकर के विवाद जो हुआ है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन बेंगलुरु में जब विवाद हुआ तो बेंगलुरु से तमाम कंपनियां शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट होने के लिए वो पुणे जा रही है, वो चेन्नई जा रही है, या फिर वो हैदराबाद आ रही है। तो हैदराबाद को इसका फायदा हो रहा है, तो तेलंगाना को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैप पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा सिक्किम के अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अलावा अगर आप देखेंगे तो गोवा चलेंगे, और गोवा के अलावा देखेंगे तो ये हैदराबाद यानी कि तेलंगाना चलेंगे, और इसके अलावा एक बच जाता है चंडीगढ़। तो आप यहाँ पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के तरफ हम चलेंगे। अब देखिए राज्यों का जीएसडीपी लाख करोड़ रुपए के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कौन से टॉप पे रहे, किस तरह से। महाराष्ट्र की अगर चर्चा करेंगे तो महाराष्ट्र निश्चित तौर पर देखिए देश का आर्थिक राजधानी है, तो यह टॉप पर तो रहना बनता भी है। तो 40.4 के साथ बाकी सभी से बहुत आगे है। तमिलनाडु लगातार बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है, क्योंकि बेंगलुरु से चेन्नई बहुत सारे कंपनी शिफ्ट हो रहे हैं, इसका फायदा तमिलनाडु को मिल रहा है। 27.2 लाख करोड़ रुपये में है। और उत्तर प्रदेश, ये बहुत बेहतर प्रदर्शन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने किया है, लाजवाब। और पूर्वी क्षेत्र के लिए, देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश अगर बेहतर करता है तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश को सपोर्ट जो है यहाँ के रिसोर्सेज के द्वारा, चूंकि क्षेत्रफल बड़ा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो ये यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 25.5 आने वाले समय में तमिलनाडु को पीछे छोड़ सकता है। अगर नोएडा जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, गाजियाबाद, वहां पे इंडस्ट्री और लगता है, तो उत्तर प्रदेश आपको आगे जाता हुआ दिखेगा तमिलनाडु से। कर्नाटक 25 पर, गुजरात 22 पर, बंगाल 17 पर, राजस्थान 15.3, तेलंगाना 15। अब यहाँ से 15 से नीचे ये जाएंगे। आंध्र प्रदेश 14.4, मध्य प्रदेश 13.6 और दिल्ली यहाँ पर निचले स्तर पर दिखेगा 12.15 पर आपको दिखेगा लाख करोड़ रुपए के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो आने वाले समय में देश के विभिन्न राज्य बेहतर करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से और बेहतर उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या की बात किया जाए, क्यों ऐसा हमने कहा? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो रिपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है वह केवल और केवल पंजीकृत कारखानों का रिसर्च किया गया है, उसके आधार पर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर वर्ष
21 में देखा जाए तो पंजीकृत देखा जाए तो 8,613, 22 में 8,690 और 23 में 8,750। तो ये आंकड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समय के साथ देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी ही देखने को मिला है। हम ये ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल आपको इस ट्रेंड में आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। हो सकता है ये 10,000 के पार निकले। क्यों? क्योंकि इस बार जो फाइंड आउट किया गया है कि बहुत सारे कारखाना जो है वो पंजीकृत नहीं है, तो इस बार फाइंड आउट करके कोशिश किया जा रहा है कि जो सब कारखाना रिहायशी इलाकों में चल रहा है उनको कैसे करके पंजीकृत कराया जाए, तो संख्या तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आने वाला समय जो है वो अगले साल अगर रिपोर्ट आता है तो वो दिल्ली के लिए और दिलचस्प हो सकता है। आप में से कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, आप इस बात से कितने सहमत हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।